एओडी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मतलब देखोगे तो इसके क्वेश्चंस का लेवल कहीं भी जा सकता है एओडी का। बाकी इस पर कोई दम वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएशन आपका बेसिक होता है, फॉर्मूला अगर याद है और आपको चेन रूल आता है तो मतलब डिफरेंशिएशन आपको आता है, ठीक है। बाकी इसमें आप करते रहो क्वेश्चंस तो मतलब इजीली आपका ये हो जाए। चलो तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए ये जो टॉपिक है मतलब इस चैप्टर में आपको कई सारे चैप्टर हैं, हालांकि जे मेंस का सिलेबस इसमें कम है, मेंस और बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें भी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस वो कम है, लेकिन बिहार बोर्ड और फिर आईटी एडवांस दोनों का सिलेबस सेम है। बिहार बोर्ड मतलब अपने आप का एडवांस से कम नहीं समझता है, ठीक है। तो सिलेबस सेम रखे हुआ है, तुम लोग को कम लग रहा है। बिहार बोर्ड का सिलेबस वही है जो जेई एडवांस का सिलेबस है। अब जेई एडवांस में क्या आपको अभी हम यहाँ बताएंगे, इसमें टोटल 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में सीबीएसई और जेई मेंस के अंदर 3 ही चैप्टर है, ठीक है। और आईटी एडवांस एडवांस के अंदर आपको 6 चैप्टर है और इसके अंदर भी 6 चैप्टर है बिहार बोर्ड के अंदर। अब क्वेश्चन पूछे ना पूछे अलग मैटर है, उसकी मर्जी है, लेकिन सिलेबस में रखे हुआ है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो इसमें जो सिलेबस है देखो, इसका जो सीक्वेंस है बुक वगैरह में अलग है, हम जो पढ़ाएंगे आपको अलग सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो पढ़ने का जो तरीका है जिससे हम बताएंगे आपको थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि बुक में जो दे रखा है वो उसमें क्या है कि पहला ही चैप्टर रेट मेजरमेंट है, वहीं पर आपका जो है ना वेला फ्राई हो जाएगा, फिर आप आगे का हिम्मत ही नहीं करोगे। इसलिए हम आपको सीक्वेंस से बताएंगे कैसे पढ़ना है इसको, फिर चैप्टर हम आपको कमांड करवा देंगे बहुत आसानी से। तो इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपको, जैसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है ये आपको पहले जानना जरूरी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ये हम आपको पहले पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो है आपका वो पढ़ाएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। इसके बाद देखें हम लोग 4th नंबर पर रेट मेजरमेंट, ये जो है ना रेट मेजरमेंट हम लोग देखेंगे, रेट मेजरमेंट। एंड इसके बाद देखें हम आपको बताएंगे थियरम, मीन वैल्यू थियरम, ठीक है। मीन वैल्यू थियरम में 2 थियरम आता है, ठीक है। एक होता है रॉल्स थ्योरम, एक होता है लैग्रेंजेस थ्योरम। इसके अंदर 2 थ्योरम आ जाएगा, एक रॉल्स आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका लैग्रेंजेस, ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम, ये 2 थ्योरम। एंड फिर 6 नंबर पर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये टोटल 6 चैप्टर है और इसमें पढ़ना आपको 1 बाय 1 करके। तो देखो अब इसमें हम लोग बात करें कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करो या जेई मेंस की बात करो, उसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैक्सिमम मिनिमम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर नंबरिंग पर देखोगे तो, क्योंकि जेई मेंस के अंदर सिलेबस आपका सिर्फ ये 3 चैप्टर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम और रेट मेजरमेंट, और जेई मेंस का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये 3 चैप्टर हो जाता है जो बोर्ड या जेई में पूछा जा रहा है। एडवांस में या फिर आपको बिहार बोर्ड के अंदर जो सिलेबस होता है ये 6 के 6 चैप्टर होता है। इस 6 चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है वो अगर देखो, अगर आपको 6 चैप्टर कंट्रोल करना है, अच्छा करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है वो है मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल और रेट मेजरमेंट। ये 3 चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी 3 ईजी है, बाकी में ज़्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है। जैसे अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी आसान होता है, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम इसका एक सेटअप है, उसमें आप सीधे सीधे सॉल्व कर लोगे। हालांकि थोड़ा क्वेश्चन पहचानने में टाइम लगता है, लेकिन इसको लगाना आसान है। और इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ये नहीं आता है, आप आसानी से कर लोगे, हम बताएंगे कंसेप्ट, उससे ईजिली हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमा है और रेट मेजरमेंट और टेंजेंट नॉर्मल, इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट से रिलेट करके आपको किसी लेवल पर लेके जा सकता है, किसी भी लेवल पर क्वेश्चंस को ले जा सकता है। इसीलिए एडवांस के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, या इवन बोर्ड वाले भी अगर मान लो ढंग से क्वेश्चन उसने पूछा तो ये बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन बना सकता है। मैक्सिमम मिनिमा के बारे में तो आपको एकदम कन्फर्म ही रहना है कि मैक्सिमम मिनिमा, हालांकि आगे भी पढ़ना होगा आपको, ठीक है। आगे भी बहुत सारे एग्जाम में, जैसे आपको गेट वगैरह में भी पूछ देता है, इंजीनियरिंग के बाद जो गेट का एग्जाम होता है उसमें भी मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात है, जैसे फिजिक्स में आप निकालते हो ना मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स जो निकालते हो, जैसे लेफ्ट स्टार्ट में मिनिमम मैक्सिमम फोर्स पता करते हैं, तो ये सब कहाँ से, सारे कंसेप्ट क्या यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में डिफरेंशिएट करवा देते हैं, चलो डिफरेंशिएट कर 0 कर दो। लेकिन आपको इससे पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, कि आखिर डिफरेंशिएट करने पर 0 क्यों करना होता है मैक्सिमम के लिए, या मिनिमम के लिए 0 करना होता है, लेकिन किस सिचुएशन में मैक्सिमम मिलेगा, किस सिचुएशन में मिनिमम मिलेगा, वो आप रीज़न यहाँ पर समझोगे कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम मिनिमम में खाली मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, यहाँ पता चलेगा कि लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है, ग्लोबल मैक्सिमा होता है, ग्लोबल मैक्स मिनिमा होता है। तो काफ़ी सारे टर्मोलॉजी है जो ये इसको थोड़ा
अच्छा टॉपिक बनाता है। तो ये 6 के 6 चैप्टर में आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझना है। इसमें जो पहला चैप्टर वो है टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल पहले क्यों पढ़ना चाहिए, देखो ये जो है ना आपको एक बेसिक क्लियर करेगा, मतलब पूरी कंसेप्ट को ये तैयार करवाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी करने वाले हैं वो शुरुआत यहीं पर होने वाला है, टेंजेंट और नॉर्मल्स। और इसको थोड़ा समझना भी आसान है, अगर बेसिक कंसेप्ट जानते हो मतलब इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम है। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा जाता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, ये सब बहुत बेसिक बात होता है कि अगर पॉइंट दे रखा है तो स्लोप निकालना है, एंगल दे रखा है स्लोप निकालना है, और डिफरेंशिएट करने से स्लोप निकलता है, ये बात आपको पहले से पता है। कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही बताता है। डिफरेंशिएट हम लोग क्यों करते हैं, बेसिकली नॉन लीनियर कर्व को, अगर कोई कर्व दे रखा है उसी का अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर उसको बोला जाए आपको कि ज्योमेट्रिकली बताओ क्या मतलब है इसका डिफरेंशिएशन का, तो बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं इसके थ्रू हम लोग। ठीक है, वो भी क्यों, क्योंकि हम किसी कर्व का डायरेक्टली मतलब पॉइंट नहीं पता कर सकते, या डायरेक्टली हम लोग एंगल नहीं पता कर सकते, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, यही मेन बात है। समझा ना बात। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल, और टेंजेंट नॉर्मल जो है आपको ठीक से समझना है। इसमें कुछ बेसिक बेसिक बात अगर क्लियर कर लिया आप तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो चैप्टर है इसमें सारी कहानी टेंजेंट के बारे में है और नॉर्मल के बारे में। देखो नॉर्मल तो इसका छोटा भाई है, मतलब आप आसानी से इसको समझ जाओगे। टेंजेंट आपको आता है तो नॉर्मल आपको ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल यहाँ पर बहुत बेसिक सी बात है जो आसानी से तुम कवर कर सकते हो। अब सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान रखना है, इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो आप ये मत समझो टेंजेंट है या नॉर्मल है, आप ये समझो ये दो स्ट्रेट लाइन की कहानी है। जितना जल्दी आप इस बात को अपने दिमाग में एक्सेप्ट कराओगे कि ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रहा है, उतना ज़्यादा आप इसमें कंफर्टेबल फील हो जाओगे। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल मतलब ये कुछ और नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है, ये सब के सब आप क्लास 11 में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ये कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत बेसिक बात है कि भाई स्लोप निकालना, 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालेंगे, एंगल दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कैसे होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो किस तरह स्लोप होगा। और यही बेसिक बेसिक बात इसमें यूज करना होता है। तो इसमें करते क्या हम लोग, मान लो टेंजेंट एंड नॉर्मल पता करना आपको, तो यहाँ पर एक कर्व लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो एक कर्व ले लिए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, मान लो एक कर्व ले लिए हम लोग, ये क्या है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व। अब इस कर्व का हमें टेंजेंट पता करना, नॉर्मल पता करना है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन जो किसी कर्व को टच करते हुए निकले उसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अब यहाँ पर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस तरह से टेंजेंट होगा, सीधी सीधी बात है, ये टेंजेंट है इसका। अब ये जो टेंजेंट है ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट को आप ले सकते हो, ये पॉइंट क्या होगा, x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट x1 y1 होगा। ठीक है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे x1 y1 एक पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर्व पाथ पर ये टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ, तो इस टेंजेंट का आपको बोला जाएगा कि स्लोप बताओ कितना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ कितना है। ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन, स्लोप क्या होगा, तो बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हो। करना क्या होगा कि भाई सीधी सीधी बात यह है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व के ऊपर ड्रॉ किया गया है और इसको क्योंकि कॉन्टैक्ट कर रहा है, ये टेंजेंट इसको टच कर रहा है, तो यहाँ से आप अपने दिमाग में क्या क्या फिट कर सकते हो, 2-3 बात फिट करना जो आगे चल के तुम्हें काम भी देगा। पहली बात कि भाई अगर टेंजेंट लाइंस को टच किया है इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट का जो इक्वेशन कभी हम फाइंड करेंगे तो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा, पहला चीज यही हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया ये पॉइंट इस टेंजेंट को भी सेटिस्फाई कराएगा और इस कर्व को भी सेटिस्फाई कराएगा, क्योंकि कई बार तुम्हें जरूरत पड़ेगा इस बात का। ठीक है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है जो कर्व के ऊपर है ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई कराएगा। लेकिन ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो टेंजेंट को तो सेटिस्फाई कराएगा पर कर्व को नहीं कराएगा, क्योंकि हम पॉइंट जो है कोई जरूरी नहीं कि हम यहीं पर पॉइंट लें, हम पॉइंट बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट हम बाहर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर ये पॉइंट जनरली कर्व के ऊपर दे रखा है तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। अगर पॉइंट बाहर है तो सिर्फ टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा, कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कई बार पॉइंट आपको 2 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा, तो आपको देखना है कि कौन से पॉइंट की बात किया गया है। तो ये आप सिंपली ध्यान रख सकते हो। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप जनरली एज्यूम करके चलना है कि वो पॉइंट जो है ना कर्व के ऊपर ही है, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर ये हो गया टेंजेंट, इसका हमें स्लोप निकालना है। पर टेंजेंट का स्लोप निकालने से पहले आप ये समझो नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट तो आप बड़ा आसानी से बचपन से जानते रहते हो टेंजेंट होता क्या है, और नॉर्मल जो है वो मेन समझना है कि नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल के लिए 2 बात यहाँ पर ध्यान रखना है। नॉर्मल सबसे पहली बात ये है, किसी कर्व के ऊपर कोई लाइन नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तुम किसी कर्व के ऊपर ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो नॉन परपेंडिकुलर लाइन कब ड्रॉ होगा, जब कोई प्लेन हो, और जब तक प्लेन नहीं है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि नॉर्मल हम लोग कर्व से नॉर्मल नहीं बोलते हैं, कर्व से परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टेंजेंट से परपेंडिकुलर। टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन जो उसी पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट से टेंजेंट पास किया है,
वही लाइन वो नॉर्मल होता है, वो क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है इसलिए ऐसा माना जाता है कि कर्व के भी परपेंडिकुलर है, पर कर्व के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली होना मुश्किल है, क्योंकि कर्व में क्या है, हर एक पॉइंट पर वो चेंज कर रहा होता है पॉइंट उसका, तो इतने माइनर चेंज कर रहा होता है कि आप उतना ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इसीलिए कर्व के ऊपर तो नहीं होता। लेकिन हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है और जिस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से ये ड्रॉ किया गया उसी पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। इसका एक आउटपुट क्या निकलता है कि टैंजेंट और नॉर्मल दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों सेम पॉइंट है। इसका मतलब कि आप अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल रहे हो तो जिस पॉइंट को यूज किए उसी पॉइंट से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालोगे, इसके लिए कोई अलग से पॉइंट होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, नॉर्मल लाइन क्या है, टैंजेंट के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, टैंजेंट के परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम आपको शुरू में बोल दिए कि उसके भाई जैसा है कि टैंजेंट जो ना मेन है और उसके साथ साथ ही चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए पिक्चर में ज़्यादातर टैंजेंट आएगा, नॉर्मल कम आएगा आपको, ठीक है। तो आप अगर टैंजेंट का स्लोप निकाल लोगे तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। अब ये कंसेप्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो कि जैसे दो लाइन परपेंडिकुलर है तो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसका मतलब ये दो लाइन, ये भी दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इसका मतलब अगर हम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ये। तो आपको करना क्या यहाँ पर कि आपको y = fx दिया है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेना। dy/dx = क्या हो जाएगा, f'(x), ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको बोला गया तो स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड करने के लिए करना क्या आपको कि dy/dx at x1 y1 है ना, at x1 y1 पता कर लो और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया f'(x1) के इक्वल हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो पॉइंट और आपका स्लोप ऑफ टैंजेंट निकल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट करना है, जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट को क्या करना है, उसमें पुट कर देना है। अब इस बात का टेंशन मत लेते रहना कि x1 पुट किया y1 तो पुट ही नहीं किए, ऐसा कैसे हो सकता है कि y1 दिया हम पुट नहीं किए, समझा ना बात। ये कोई नाश्ता तो है नहीं कि मतलब जितना प्लेट को सब लपेट देना है। अब y1 नहीं है उसमें तो क्यों पुट करोगे, सीधी बात है कि x है उसमें तो x ही पुट करेंगे। अगर y रहता तो y पुट कर देते, दोनों रहेगा दोनों पुट करोगे, नहीं रहेगा नहीं पुट करना। तो dy/dx at x1 क्या हो गया, f'(x1), ये क्या मिल गया आपको, स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलना बड़ा आसान काम है। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपसे बोला जाए निकालने के लिए तो क्या बोलोगे, -1 स्लोप ऑफ टैंजेंट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट क्या होता है कि मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो इसका m1 × m2 का वैल्यू क्या हो जाता है, -1। तो यहाँ पर इसका मतलब m1 बराबर क्या लिख सकते हो आप, -1/m2। इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, -1 स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब ये हो जाएगा -1/dy/dx at x1 y1, ठीक है। यहाँ पे इजीली आप ये पता कर सकते हो, -1/dy/dx at x1 y1। अब स्लोप निकाल लोगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो बहुत बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन आपका बेसिक भी आता है ना, तो स्लोप आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। मान लो कि जैसे कि एग्जांपल से देख लो, मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया y = आपको दिया गया x³ + 5x², ठीक है। बोला गया फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, ये किसी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट नॉर्मल मान लो कि स्ट्रेट इंजीनियरिंग वगैरह में अगर पूछा आपसे, जो कि पूछ ही सकता है, तो उसमें क्या करेगा, आपको कोई भी कर्व दे देगा और जानबूझ के क्या करेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे देगा कर्व और आपसे बोलेगा स्लोप निकालो टैंजेंट का। उसमें कई बच्चा गलत करता है क्योंकि उसको लगता है कि मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा। आप एक बात अपने दिमाग में फिक्स रखो, ये जो टैंजेंट है वो किसी कर्व का होगा और कर्व जो होता है हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, y = fx। इसका मतलब किसी भी सिचुएशन में टैंजेंट का मतलब dy/dx ही होता है। सीधी सीधी बात दिमाग फिट रखो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दिया आपको, जैसे लिख दिया x = sin t, y = cos t, बोला कि स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो, तो आपको करना कुछ नहीं है, dy/dx फाइंड करो और जो t के वैल्यू दे रखा है उसको सब्स्टिट्यूट करो और आप आसानी से पता कर सकते हो कि मतलब कर्व का टैंजेंट क्या होगा। हालांकि इसका एक और प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं, लेकिन उतना उलझने की जरूरत नहीं है छोटी सी चीज़ों के लिए। अब जैसे कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ कर्व ही निकाल सकते हैं एंड देन उसका स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, वो कभी कभी करना पड़ता है जब पॉइंट्स नहीं दे रखा होता है, तो हमें करना पड़ता है, उस सिचुएशन में ले जाना पड़ता है। लेकिन पॉइंट्स दे रखा है तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे स्लोप ऑफ टैंजेंट नॉर्मल पूछा गया आपको, अब ये तो सिंपल है, इसमें तो आप बोला गया कि एट मान लो यहाँ पर दे दिया गया 1, -2, बोला गया कि इस पॉइंट बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, सिंपली डिफरेंशिएट कर लोगे dy/dx और ये क्या हो जाएगा आपका 3x² + 10x और यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट = dy/dx at 1, -2, at 1, -2 और इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 3 × 1² + 10 × 1, ठीक है।
तो 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसमें ये बात बार बार ध्यान रखना भाई, -2 नहीं पुट किए तो ये नहीं अनर्थ हो रहा है, ये मतलब ये नहीं पुट करने की जरूरत है, इसलिए नहीं कर रहे हैं पुट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, y रहेगा तो पुट करो, नहीं रहेगा तो मत पुट करो। तो 13 आ गया। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बोल दोगे, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1/13 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, तो जो वैल्यू आया उसका -1 कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो आप सीधे सीधे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपका। अब ये जो हो गया एक्स वाई के फॉर्म में दे दिया। अगर इसी क्वेश्चंस को मान लो कि आपसे ऐसा दे दिया गया तो भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो एक्स इक्वल टू दे दिया आपको a sin t, y इक्वल टू दे दिया आपको y इक्वल टू दे दिया a cos t, और आपसे बोला गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करो, मान लो एट t इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, मान लो दे दिया π/4, आपसे बोला गया बताओ स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी कुछ नया करने की जरूरत नहीं, कोई भी मेथड कहीं से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा बात। क्योंकि आज के डेट में ना सबसे बड़ा मेरा जो डर रहता है, मेरा वो ये रहता है, बच्चा पता नहीं कौन से शॉर्ट से क्या कैच कर लेगा, कहाँ से कुछ पता नहीं है, और शॉर्ट डालने वाला का क्या माइंडसेट है, क्या सोच के डाल रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा डर है। और गलती से भी टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है तो और कह नहीं सकते कहाँ से क्या कैच कर लेगा, तो इसीलिए मतलब खतरनाक है, ठीक है। और वो किस रेफरेंस में है, ठीक है, भाई साहब ने कहीं वो चीज जो डाल रहा है वो हो सकता है वो खुद ही कहीं से देख लिया हो रील्स, और किस रेफरेंस में कहाँ डाला गया था वो उसके रेफरेंस में कर दिया, और आप वहाँ से कैच करेंगे और पता चला एक्चुअल क्वेश्चन में रॉन्ग हो चुका है, और यही हकीकत में होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखते हो उसमें सिर्फ शॉर्ट्स में, वाह, क्योंकि ज़्यादातर ज्ञान, भरपूर ज्ञान मिल जाता है शॉर्ट्स में, मोटिवेशन, तो वैसा कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें हम कर सकते हैं, जैसे पॉइंट्स नहीं दिएगा तो हम सीधे कर्व का क्वेश्चन निकाल करके अंदर डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत नहीं आता है यहाँ पर। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधा सीधा जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। क्या करोगे, इसमें स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप निकालना है। देखो स्टेट इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, स्पीड बहुत होना चाहिए आपका, क्वेश्चन लेवल बहुत आसान रहता है। क्वेश्चन का लेवल देखोगे जैसे MST CET वगैरह का देखोगे, ठीक है, MST CET महाराष्ट्र वाला जो है, या फिर आपका कॉमेट के वाला है, इसमें क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा बेसिक लेवल का। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि अगर आपको CBSE बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो ये सब एग्जाम आप आराम से हैंडल कर लोगे, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेन है स्पीड अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका फास्ट रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। वो लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, टाइम कम रहता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछा गया तो इसमें बस क्या है कि आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होगा। इसमें किसी तरह को ये नहीं, सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए आपका कि आप सोच रहे हो कि और क्या हो सकता है, सीधा यही होगा और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और इसीलिए जितना सिंपल रखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो इस तरह के एग्जाम। ऑब्वियसली जेईई मेंस वगैरह में तो ये पूछता ही नहीं, अब ये चैप्टर भी नहीं है, और एडवांस में आपको इस तरह के क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता है नहीं, ये बेसिक लेवल तो क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो आपको ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो dx/dt क्या हो जाएगा, a cos t, और y इक्वल टू a cos t है तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको, dy/dt बराबर -a sin t। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े थे पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन पढ़े थे ना पैरामेट्रिक फॉर्म, उसी पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह आपको dy/dx फाइंड कर लो। तो dy/dx जब फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, -sin t, a sin t a cos t, और यहाँ से आप a कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा -tan t, और t के वैल्यू कितना दिया आपको π/4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितना होता है 1, यानी -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है बात। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल ही पूछता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आप यहाँ पर कर लेना, -1/-1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे सीधे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि देखो गलती करवाने का जैसे ऑप्शन ढूंढता है सब, सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें देखा जाता है कि भाई बच्चा किस तरह से गलत कर सकता है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली पूछने पे गलत करते हैं बच्चे, ठीक है। कैसे, क्या क्या गलती कर सकता है, जैसे कई बच्चा क्या सोचता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये बात कई लोग पता रहता है, नॉर्मल मतलब समझता है उल्टा। अरे भाई उल्टा में माइनस भूल जाता है लोग, माइनस किधर गया, तो माइनस भी ध्यान रखना है। तो सबसे सेफ हैंड क्या होता है कि अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पूछा जाए तो आप ज़्यादा उतना दिमाग मत लगाओ कि क्या होगा नहीं होगा, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो और उसी का रेसिप्रोकल करके माइनस लगा के बोल देना कि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अलग से उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है स्लोप ऑफ नॉर्मल का, क्योंकि जैसे हम आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, कुछ और नहीं है, बस उसका स्लोप चेंज होगा, बाकी इक्वेशन तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो दो लाइन है, कुछ और नहीं है।
तो जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कैसे होता है, कई बार तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और मान लो टेंजेंट का क्वेश्चन आपको पता चल गया तो नॉर्मल के क्वेश्चन निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा। पढ़े होगे ना, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है इंटरचेंज कर दो, बीच में साइन माइनस कर दो, यही होता है ना, तो आप इजिली पता कर लेते हो। और नहीं भी पता है तो भी आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल लिखना बड़ा आसान काम है। तो आप यहाँ पर इन बातों को पहले ध्यान रखो, ये स्लोप से रिलेटेड कंसेप्ट है जो इजिली हैंडल कर सकते हो। तो इसमें क्या ध्यान रखना, स्लोप का मतलब dy बाई dx, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएट करना आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में आए चाहे वो किसी फॉर्म में आ जाए, सोल्व ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर इन सारी बातों का ध्यान रखिए और इसको सॉल्व करो, तो नोट कर लो इसको, चैप्टर नोट करने की जरूरत तो है नहीं, करो नोट, लिखना है तो लिख लो। तो टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप जो है आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर लाइन का स्लोप निकालना है बेसिकली। तो देखो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए स्लोप का फाइंड करने का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो स्लोप का हालांकि डिफरेंशिएट, इसमें तो डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन जैसे इक्वेशन लिखोगे जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसमें स्लोप किसी भी तरह से आ सकता है आपको। तो आपसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्लोप और क्या क्या प्रोसेस से निकाला जा सकता है। एक तो हो गया डिफरेंशिएट करके, पर कोऑर्डिनेट में पढ़े होगे तो एंगल से निकाल सकते हैं हम लोग, फिर उसके अलावा पॉइंट से निकाल सकते हैं, उसके अलावा इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा बेसिक बात ध्यान रखना है। तो देखो स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग। अच्छा, स्लोप की बात जो हो रहा है ये हम लोग सीधे सीधे बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात नहीं हो रहा है। किसकी बात होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का स्लोप तो क्या हो गया, टेंजेंट की स्लोप से निकल जाएगा। तो स्लोप आप जो फाइंड करते हो ये टेंजेंट की स्लोप की बात हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आपको स्लोप निकालना हो तो पहला सिचुएशन होता है कि व्हेन एंगल्स आर गिवन, अगर आपको एंगल दे रखा है, ठीक है, तो एंगल आर गिवन, एंगल दे रखा होगा तो आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका जो स्लोप होता है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना, tan थीटा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थीटा के बारे में, थीटा जो है हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। किस डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करते हैं हम लोग। तो स्लोप आप यहाँ पर निकाल सकते हो m इक्वल्स टू tan थीटा से। तो अगर एंगल कभी दे रखा हो तो आप ये यूज कर लेना। अगर आपको पॉइंट दे रखा है, व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको पॉइंट्स दे रखा है तो पॉइंट्स जब दे रखा है, व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, तो अगर आपको पॉइंट्स दे रखा है तब उस सिचुएशन में आपको स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप के लिए यूज करना, पॉइंट्स मतलब हो गया जैसे x1 y1 और x2 y2 आपको पॉइंट दे रखा है, दो पॉइंट दे रखा है और आपको बोला है स्लोप निकालो। तो यहाँ पर आप स्लोप के लिए क्या करोगे कि इसको यूज कर लोगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो ये आप सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो, ये इसका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड सिचुएशन आ जाता है कि व्हेन लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, ठीक है। ये बड़ा जरूरी पड़ेगा आपको इसमें, इस चैप्टर में खास करके। लाइंस का इक्वेशन दे रखा होगा, बोलेगा कि टेंजेंट का इक्वेशन बताओ व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू गिवन लाइंस, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। तो ऐसा जो बोला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लाइंस का स्लोप निकालेंगे कैसे। इसीलिए व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखा है तो इस सिचुएशन में आपको स्लोप निकालना तो कैसे निकालोगे, जैसे आपको दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये दे दिया गया आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे बताओ, पता तुम लोगों को स्लोप कैसे निकालते हैं इससे, हाँ, इसका स्लोप कैसे फाइंड करोगे, माइनस ऑफ ए बाई बी, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर स्लोप निकालना होगा। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, बोला गया स्लोप फाइंड करो इसका। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, इसका स्लोप क्या लिखेंगे आप लोग, माइनस ऑफ 3 बाई माइनस 4, है ना, नेगेटिव साइन जो भी दे रखा होगा उसको लिखना है। तो कितना हो जाएगा आपका 3 बाई, क्लियर है बात। तो यहाँ पर स्लोप निकालना होगा स्ट्रेट लाइन से, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। फिर और क्या हो सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या बोला जाएगा आपको, लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा, अब बताओ, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप क्या होगा, नहीं पता, अब बताओ, जीरो, है ना। यहाँ पर अगर आपको कोई भी लाइन है दे रखा, उसका बोला जाए कि पैरेलल, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन अगर कोई है, अब इसी को कल को बोल सकता है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो अगर आपसे बोला जाए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है,
तो देखो यहाँ पर स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, चाहो तो थीटा से भी निकाल सकते हो कि पैरेलल तो थीटा 0 डिग्री होगा और tan 0 0 हो जाएगा, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, ये लाइन की इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट कर दो तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0, तो dy बाई dx 0 हुआ, और dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू dy बाई dx और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान रखना है कि स्लोप क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाता है कि फिर कि अगर व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो बताओ स्लोप क्या होगा, बताइए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये y हो गया, ये x हो गया, है ना। अब यहाँ पर बताओ ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस से, इसका स्लोप क्या लोगे, इन्फिनिटी, है ना। तो स्लोप जो है, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर अगर इस इक्वेशन लिखोगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बोलो x इक्वल्स टू k, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स टू k, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल्स टू k, जस्ट उल्टा ध्यान रखो। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो dy बाई dx करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0, या इन्फिनाइट कह सकते हो, इन्फिनाइट मत याद रखना, m इक्वल्स टू tan 90, tan 90 क्या होता है sin 90 बाई cos 90, तो 1/0, क्योंकि इक्वेशन लिखने टाइम में थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो इन्फिनाइट में कई बार आप समझ नहीं पाओगे क्या करना है। ठीक है, तो 1/0 पुट कर देना जब भी स्लोप लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बोला जाएगा तब। फिर और क्या सिचुएशन डाल सकता है आपको, इसके बाद आपसे बोल सकता है कि यहाँ पर जो लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, जब भी कोई लाइन इक्वली, ये कई जगह यूज होता है, तो अगर इक्वली इंक्लाइंड बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना दो लाइन हो सकता है। ठीक है, दो लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है, कैसे, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या हो गया, एक लाइन तो ये हो सकता है और एक लाइन क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये एंगल कितना बनेगा 45, और स्लोप के लिए हम लोग एंगल यूज करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं जनरली। इसका मतलब यहाँ पर इसका स्लोप निकालोगे तो m इक्वल्स टू tan 45, और tan 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन लाइन तो ये भी हो सकता है, ये भी तो इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल इंक्लाइंड मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ये 45 ये 45, ये भी तो 45 45 बना रहा है, इक्वल इंक्लाइंड ये भी माना जाएगा। पर स्लोप जब निकालेंगे तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, एंगल कितना होगा 135 डिग्री, क्योंकि यहीं से हम एंगल लेंगे 130, या फिर आप इधर से लो तो -45 बोल सकते हो आप। तो इसका स्लोप देखो तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 135, और tan 135 कितना हो जाएगा -1। इसीलिए अगर आपको लाइन इक्वली इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला गया तो स्लोप आपका 2 होगा, m इक्वल्स टू +-1, यानी 2 इक्वेशंस मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात जनरलाइज ध्यान रखो, ये नहीं सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, वो बहुत जगह यूज होगा, एरिया में पढ़ोगे, एरिया में भी कई जगह यूज हो सकता है आपको, एरिया अंडर कर आगे चल के, तो आपको ये सब कंसेप्ट आना चाहिए पहले से। ठीक है, एंड एक लास्ट जो इसमें यूज होता है वो ये है कि आपको जो कंसेप्ट पता रहना चाहिए, जैसे अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हालांकि एंगल वाला तो हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स बताएंगे, वहां बता देंगे आपको, लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखना है अभी से, वो क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको बोला जाए कि बोथ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप क्या होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर आपस में है तो कैसे डिसाइड होता है, स्लोप से डिसाइड होता है, और कैसे डिसाइड होगा, दो लाइन पैरेलल है तो कैसे डिसाइड होगा, उसके स्लोप से ही डिसाइड होगा, यानी एंगल से डिसाइड होगा कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर आपसे बोला जाए कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, कि दो लाइन है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लो एक लाइन है L1 एंड एक लाइन है L2। ठीक है, बोला कि आपको बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइंस का मतलब टेंजेंट, तुम लोग सीधे समझो, टेंजेंट मतलब लाइन, लाइन मतलब टेंजेंट, तो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन ये एक लाइन ये है, तो सीधी सीधी बात ये है कि इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप क्या हो गया m2 हो गया, तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसमें से एक टेंजेंट होगा, दूसरा क्या होगा नॉर्मल होगा, एक लाइन को क्या बोलेंगे टेंजेंट, एक लाइन को क्या बोलेंगे नॉर्मल, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचता है ना ये लाइन हमारा ऐसा दिख रहा है तो परपेंडिकुलर है, दिखने उगने से नहीं होता है, डिपेंड करता है कर्व किस तरह से है, उस पर कौन सा लाइन टच कर रहा है। मान लो हम कर्व ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये नॉर्मल बन जाएगा, कर्व हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये नॉर्मल बन जाएगा, तो दोनों में से कोई एक लाइन परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसमें अगर पैरेलल की बात करेगा तो स्लोप क्या करेंगे, सेम करेंगे, पैरेलल की बात करें स्लोप सेम होगा, हालांकि स्लोप सेम का कंडीशन और भी है, पर यहाँ पर जरूरत नहीं है, जैसे कोलिनियर में भी स्लोप सेम होता है, कोलिनियरिंग जो होता है कोलिनियर पॉइंट्स का, वहां पर स्लोप सेम होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको अगर पैरेलल बोला जाए, पैरेलल का कंडीशन आएगा तो बोथ लाइंस आर पैरेलल बोलेगा तो क्या करेंगे आप, बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो आपको यहाँ पर क्या करना है,
कि बताना है कि स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2। स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइन क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो दोनों कंसेप्ट है, ये दो कंसेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइन से, जहाँ पर हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें एंगल बिटवीन टू कर्व जब फाइंड करोगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व करके आता है, एंगल बिटवीन टू कर्व नथिंग बट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स बेसिकली, ठीक है। वो दो टेंजेंट के बीच का ही एंगल निकालते हैं, क्योंकि कर्व के बीच का एंगल आप निकाल भी नहीं सकते, कर्व के बीच का एंगल फिक्स हो ही नहीं सकता है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि कर्व तो हर एक पॉइंट अपना वैल्यू चेंज करता है, तो कैसे आप फिक्स कर सकते हैं एंगल को। तो इन जनरल हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो उसका टेंजेंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो उसका टेंजेंट एंगल बना रहा होगा, वही एंगल उसका कर्व बना रहा होगा, और उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, एंगल बिटवीन लाइंस, जो tan थीटा इक्वल्स टू पढ़े होंगे आप लोग, मॉड ऑफ m2 - m1 by 1 + m1 × m2, और उसी में थीटा जब 0 करते हो तो ये निकल के आता है, और थीटा जब 90 करोगे इस वैल्यू में तो m1 × m2 इक्वल्स टू -1 आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या यूज है इसका, यहाँ पर यूज है जैसे आपसे बोल देगा कि एक लाइन है, दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालो, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, वो लाइन उससे पैरेलल है, तो स्लोप तो आप निकाल लोगे कि लाइंस का स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो पैरेलल कंडीशन पता हो तभी तो आप समझो वही स्लोप इसका स्लोप होगा। जैसे कोई टेंजेंट है जो किसी लाइन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो उससे स्लोप निकल जाएगा, उसके स्लोप से टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, तो ये बात आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए ये सब का आपको नॉलेज होना जरूरी है कि ये सब क्या है, किस तरह से है, और ये सारा कंसेप्ट देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, और वो भी मतलब स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट है, इससे कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, फिर इसको ध्यान रखो। देखिए, इससे थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है, इसमें इक्वेशंस लिखना है आपको इसके बाद, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पढ़ा था इसको। तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप आराम से लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पढ़े ना ये सारा। तो जो फॉर्म है उसी में से एक फॉर्म लोग जनरली इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म देखो सबसे जनरलाइज फॉर्म होता है, जिसमें आप मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म एक पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला y - y1 = m × x - x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका होता है, ठीक है, जिसमें x1 y1 क्या पॉइंट और m क्या स्लोप है, ठीक है। और ये सबसे जनरलाइज फॉर्म होता है जिसमें आप सारा कवर कर सकते हो, मैक्सिमम लाइन का इक्वेशन कवर हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, तो स्लोप तो आप निकाल लोगे, इक्वेशन आराम से लिख लोगे। तो जैसे ये टेंजेंट था, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, और ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, और आपको बोला गया इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, या नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल ही लोगे, ये कर्व है y = fx, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके और स्लोप निकाल लोगे, तो dy/dx = क्या हो जाएगा आपका f'(x), और यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकालोगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट = dy/dx एट x1 y1, और यहाँ से आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल्स टू f'(x1), ठीक है। पर इक्वेशन जब लिखना है आपको, इक्वेशंस में आपको सीधा सीधा ये याद रखो, ठीक है। इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, m क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखो तो टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का इक्वेशन लिखो नॉर्मल का स्लोप। मतलब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट x1 y1, ठीक है, इनटू x - x1। तो लिखने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सीधे ध्यान रखना है dy/dx क्या स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, वहाँ पुट कर दो। तो y - y1 = m × x - x1 याद रखो, ज्यादा इजी रहेगा आपको। m मतलब स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन लिखो टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का इक्वेशन लिखो नॉर्मल का स्लोप। अब इसी तरह से अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, अब ये भारी भरकम इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वाला याद रखो और इजीली आप लिख सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी याद होगा भी। तो y - y1 = क्या हो जाएगा, -1/dy/dx, -1/dy/dx एट x1 y1 इंटू x - x1, ठीक है, इंटू x - x1, और यहाँ से आके आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन से आपको बताते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो आपको दे दिया गया एग्जांपल के लिए, ये बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल
टू द कर्व y इज इक्वल्स टू, मान लो दे दिया गया आपको, यहाँ पर दे दिया गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x² प्लस 1 एट एक्स एट पॉइंट, यहाँ दे दिया आपको -1, ठीक है। अब बोला गया किस पर, बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट वगैरह खुद से एजम्पशन है, तो आप इसमें सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पर इक्वेशन लिखना कैसे वो हमको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, पहले स्लोप निकाल लेना, स्लोप निकाल के देन इक्वेशन लिखना, ज़्यादा इजी रहेगा आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, dy/dx, है ना। dy/dx फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 3x² माइनस 6x। अब इस वैल्यू, सॉरी 4x माइनस ऑफ 4x। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy/dx एट द पॉइंट -1,2 पर सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 × -1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस प्लस 4 यानी 7 आ गया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 7 आपको। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लिख लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1/7, क्योंकि माइनस ऑफ 1/टेंजेंट कर दो -1/7 आ गया। अब इक्वेशन वो बड़ा वाला याद मत रखो, dy/dx वाला, सीधा सीधा याद रखो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y - y1 = m × x - x1, ये याद रखो आप, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपसे बोला जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप क्या लिख लेना, y - y1 = m × x - x1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x1 y1 आपको गिवन है, क्या है -1,2 पुट कर दो इसमें, तो y - y1 यानी y - 2, स्लोप कितना है इसका 7 × x - x1 माइनस ऑफ -1, और यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा y - 2 = क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 7x + 7, ठीक है, और ये आ गया y - 2, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो 7x - y + 9 = 0, और ये इसका आंसर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए आप इजीली फाइंड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह निकालना। वेरिएशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत बेसिक लेवल के हम क्वेश्चन लिए इसीलिए, लेकिन इक्वेशन में आएगा वेरिएशंस, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कोऑर्डिनेट का थोड़ा ज़्यादा यूज हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। वैसे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम आपको डायरेक्टली लिखना सिखा देंगे, जैसे किसी कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट में हम सिखाते भी हैं, जैसे x² को x(x1) लिखो, y² को y(y1) लिखो, ये वाला पढ़े आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं किसी का भी, है ना। पर यहाँ पर आपको अगर वैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन ये सब में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक तरीके से सॉल्व करो, बन जाएगा आपका। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपसे पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट, यहाँ पर सीधे सीधे y हो जाएगा y - y1 यानी कितना होगा y - 2, इसका स्लोप कितना है -1/7 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ -1। तो देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, पॉइंट आपको सेम लेना है, पॉइंट में तो सोचना ही नहीं है, जो टेंजेंट का पॉइंट होगा वही नॉर्मल का पॉइंट होगा, ये बात एकदम फिक्स रखो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है, ये सब कंफर्म चीज है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 7y - 14, और ये कितना आ जाएगा -x, और माइनस में प्लस यानी -1, तो आंसर क्या हो जाएगा x + 7y और -13 = 0, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 7x - y + 9 = 0, x + 7y - 13 = 0, ठीक है। तो अब टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशंस है ना, इसमें एक रिलेशन होता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े भी होंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज हुआ होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट देखो चेंज हुआ है, और ये बीच का साइन चेंज किया गया होगा, जैसे यहाँ पर देखो ये 7x - y था, ये कितना हो गया आपका x + 7y, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट चेंज होता है, कांस्टेंट पॉइंट के हिसाब से फाइंड किया जाता है, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े होंगे उसमें डायरेक्टली इक्वेशन लिखना आपको सिखाया गया होगा। तो उसमें जैसे हम आपको जो बताए थे इक्वेशंस, अगर जो कोऑर्डिनेट हम जो पढ़ाए थे, तो कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं कि अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल में क्या होता है एक्स वाई कोफिशिएंट सेम होगा एग्जैक्टली, पैरेलल में क्या हो जाएगा, अगर ये 7x - y है तो इसके पैरेलल क्या होगा, जो इक्वेशन होगा वो भी 7x - y ही होगा, बस कांस्टेंट चेंज कर जाएगा। परपेंडिकुलर में क्या होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज करता है, साथ साथ आपका कांस्टेंट जो है ना पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो वो सब थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस में हम लोग कभी कभी मतलब उसका यूज हो रहा होता है तो कर लेते हैं, यहाँ पर उतना करने की जरूरत नहीं, आप निकाल के देख लो, जो भी है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए आप ये यूज कर सकते हो और इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, पहले स्लोप निकाल लेना, ये बात ध्यान रखना, और स्लोप में ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, स्लोप निकाल के देन इक्वेशन सिंपल ध्यान रखो y - y1 = m × x - x1, और ये क्योंकि याद ही रहता है इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा,
और सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखो, ठीक है, इसको नोट कर लो। मनी में सोचे थे कल हम कल नाम ही लिए, बस आज ही लोग आए हैं, लेकिन उसमें हमको ये चीज़ समझ नहीं आता है इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है। ठीक है, मतलब उसमें 2-3 लोग जो आए थे, मुझे यंग ही थे वो लोग, कैसे इतना मोटिवेशन आता है कि इतने धूप वगैरह में मतलब टहल रहा है, कुछ तो होगा मोटिवेशन के पीछे, हाँ। नहीं, मेरा तो सिंपल कंसेप्ट है, आप कुछ भी करो ना, मेहनत करना है तो खुद के लिए करो, दूसरे के लिए करना है मनी, उससे नीचे बात नहीं होगा। ये एकदम ध्यान रखो, एकदम प्रोफेशनल रहना है, घर से बाहर निकले प्रोफेशनल, क्योंकि भाई तुम घर से बाहर निकलोगे, तुम्हें कहीं भी जाना है तो तुम्हें पैसा चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही चले जाओगे कहीं भी जाओगे, तो क्यों अननेसेसरी हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो अगर अगर हमको मेहनत ही करना है बिना पैसा का, तो हम खुद के लिए करेंगे, क्योंकि कल को कुछ हो सकता है। और जब दूसरे के लिए करना है तो रोक रहा कि भैया आप दे रहे हैं, जो ज़्यादा दे रहे हैं उधर जा रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी जैसे बता रहे हैं, ये इनका चल रहा था, ये नहीं है क्या है इनका, अरे KGS वाला, ठीक है, तो वो जो भाई साहब हैं, बोले ना कि कोई उनका टीचर चला गया, तो बोले ना कि बहुत बेकार आदमी था, ऐसा वैसा। बेकार कैसे भाई, उसको कोई भी इंसान को ज़्यादा पैसा जिधर देगा उधर ही जाएगा, इसमें बेकार की वाली की बात क्या है। नॉलेज गेन जो किया है जिसने, अच्छा टीचर है मान लो कोई भी है, अब सीधी सीधी बात ही है, उसको कोई ज़्यादा पे करेगा तो बेवकूफ़ है कि आपके क्या चरण धर के पकड़े रहेंगे कि नहीं हम आपके एकदम चेला हैं, आप मेरे गुरु हैं, ठीक है। और उसी को अगर कल को मान लो उसी 10 लड़का बोल दे कि नहीं अच्छा पढ़ाता है, तो आप भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएगा। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ऐसे ही होता है, जब तक तुम उसके काम आ रहे हो बहुत अच्छा, जिस दिन काम नहीं आओगे भूल जाएगा कि तुम कौन थे। भाई एक एक रात में 30-30 हज़ार लोगों को निकालता है, 10-10 हज़ार लोगों को निकालता है, सुने भी होगे ना कई बार, सीधा सीधा फाइट कर दिया जाता है बाहर बाहर, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्यों हुआ, कोई रीज़न नहीं, सुबह में उठेंगे पता चला कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो आप उस कंपनी से क्यों आपको रिश्तेदारी करना है, सिंपल याद रखो, क्योंकि तुम लोग सब प्रोफेशनल होने वाले हो, जो ज़्यादा पे करेगा बस, इतना मोह माया में नहीं रहना है, मोह माया के लिए घर के लोग हैं ना भाई। ये पूरा दुनिया में तुम अगर मान लो रिश्तेदारी निभाते रहोगे तो फिर रिश्तेदारी में रह जाओगे, इसलिए इतना रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं। किसका इक्वेशन समझाना आपको, टेंजेंट का, अरे बहुत आसान है ये तो, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आपको, सिंपल ध्यान रखो, ये इसको मत याद रखो, ये वाला याद रखो, ये तुम लिखने के लिए लिख दिए ताकि अच्छा दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये याद करना है, याद ये करना है कि y माइनस वाई इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, मतलब ये होगा था माहौल बनाने वाला कि मास्टर बहुत तगड़ा है, लेकिन याद ये रखो। ठीक है, हाँ, y माइनस वाई वन, अब ये लिख देते तुमको भी लगता ये क्या छोटा चीज पढ़ाए हैं आप, ये लिखे तुम्हें लगा अरे वाह कुछ पढ़ाए आप। क्योंकि हम बताते हैं तुमको, बच्चा को जो चीज ऊपर से चला जाए वही असली में समझता है, यही पढ़ाई हुआ है, बुझाता कुछ नहीं है, समझा ना बात। जैसे ऑनलाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा पार, ठीक है, माहौल ऐसा बना के रखता है, सब समझते हैं, कुछ नहीं समझता है, ठीक है, और माहौल पूरा टाइट रहता है। जबकि जितना मेहनत वो उससे कर रहा है ना, उतना मेहनत वो अपने किताब से कर ले, खुद से पढ़े, तो हमको लगता है ज़्यादा समझ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। और अननेसेसरी जो है वो क्या बोलते हैं, मुहावरा मारते रहता है ना लोग, जोक वोक मारते रहता है, उस चक्कर में लगा रहता है सब, ठीक है। समझ आ रहा बात, तो उसे कोई आउटपुट नहीं है। और आप सच बता रहे हैं, बुक से पढ़ोगे ना, पहले कैसे पढ़ते थे लोग, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का काम क्या है, खुद को समझाना, आप उसमें देखो, उसको समझो। और आप लोग सब लोग किए भी होंगे 10th के अंदर, हालांकि आप लोग नहीं भी किए होगे कि ऑनलाइन आ गया है, 10th के अंदर भी घुस गया है, 1 2 3 में घुस गया है, नर्सरी LKG को ही पढ़ा रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, नर्सरी LKG को 5 रुपया 7 रुपया 9 रुपया में कोर्स लीजिए, ठीक है। और हम बता रहे हैं ना कि अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑनलाइन कोर्स 10th तक बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके उसको बुक बोलो पढ़ने के लिए, अगर उसको कल को कुछ अच्छा करना है तो, ठीक है। बाकी अगर ये सब में जाना है, इधर उधर घूमना फिरना है तो अलग मैटर, क्योंकि मेरा मानना अभी भी है कि जो बच्चा बुक नहीं पढ़ता है वो बहुत लंबा प्लेयर नहीं हो सकता इस फील्ड का, क्योंकि इस फील्ड में आपको जो कॉम्पीट करना होगा जब, तो आप वही बच्चा ज़्यादा अच्छा कॉम्पीट कर सकता है जो उसका मतलब फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। और ये जो है ना कि मतलब यहाँ से ये देख लिए, वहाँ से ये देख लिए, वन शॉट देख लिए, आपको क्या लगता है वन शॉट देख के कौन क्या कर लेगा, कुछ नहीं हो सकता उस सबसे, ठीक है। आज पढ़ो कल पता नहीं चलेगा वन शॉट में क्या था, बस एक आध वो मुहावरा वगैरह जो है ना, जो मारा रहेगा वो याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे, ठीक है। बस वो नहीं होता है झंडा लेकर के,
कि एकदम मारते रहता है, पता कि उससे पूछो किस लिए आप आए हैं, पता नहीं, हमको बुलाया गया है। तो ये वही हो जाता है ऑनलाइन में कि मतलब कोई टीचर है, बस उसका झंडा हम पकड़े हुए हैं, चाहे हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बुक पढ़ोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली चीज़ों को पता चलेगा क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, जैसे फिजिक्स के लिए रेस्निक एंड हैलिडे आता है ना, आपके पास टाइम है तो उस बुक को पढ़ो ना, क्या नेसेसरी वन शॉट देख रहे हो भाई, उसमें तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा क्या है कैसे है। अगर इतना जो 2 ढाई घंटे उसमें देख रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। वो भी नहीं समझ आता और बेसिक बुक पढ़ो, लेकिन समझो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो वन शॉट से क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, वो आउटपुट नहीं आने वाला है। अब बेस ही आपका वीक रहेगा, आपको हमेशा लगेगा कि हम वीक है। ठीक है, और एक बार एक चैप्टर को जो है ना, लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में पड़ा रहता है, एक बार एक चैप्टर को ठीक से कर लिए अच्छे से पूरी तरह से कंसेप्ट वाइज, उसके बाद देखो तुम्हारा टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। और तुम जल्दी जल्दी चक्कर में क्या किए, यहाँ से देख लिए वहाँ से देख लिए, ये वन शॉट वो वन शॉट, इसका उसका सबका, लास्ट में पूरा कंफ्यूज, और उसका कोई आउटपुट नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। देखो मास्टर कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करता है मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है तुमसे कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये मैटर करता है। और ये चीज़ आप जितना जल्दी समझेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए इस सब चीज़ पर ध्यान दो। इसका क्वेश्चन हम कल की क्लास में करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में, टेंजेंट के ऊपर। तो अभी ये कंसेप्ट पूरा हुआ नहीं, इसमें और भी कंसेप्ट है, अगले क्लास में थोड़ा ज़्यादा बेटर कंसेप्ट सब है। जैसे मतलब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह, और भी चीज़ें इसमें, तो वो सब काफ़ी अच्छा कंसेप्ट में आता है। एंड इसके ऊपर थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस तरह से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको पढ़ना अच्छे से, ताकि आपका एओडी पूरा संभालना है। एओडी जितना अच्छा करोगे, आपका कैलकुलस उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, आप इंटीग्रेशन अच्छा कर लोगे तो एरिया वगैरह कवर हो ही जाता है, दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक चीज़ है, वो सबका अच्छा होता है। मेरा मानना है कि वो किसी खराब हो ही नहीं सकता है, उसमें क्या खराब होगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो अगर उधर से देखो तो रिलेशन फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी आपका अच्छा होना चाहिए, और इधर से देखोगे तो आपको एओडी सही हो जाए और इंटीग्रेशन वाला पार्ट अच्छा हो जाए। आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो गया तो फिर आप पूरे इंटीग्रल वाला पार्ट संभाल लोगे, क्योंकि इनडेफिनिट अच्छा हुआ, डेफिनिट पक्का अच्छा हो जाएगा। और एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो वहाँ पर मेहनत करना इंटीग्रेशंस में, क्लियर बात। तो यहाँ पर ये सब चीज़ को आप ध्यान रखो, मिलते हैं अगले क्लास।